हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्रिकी ऑलराउंड पर। दोस्तों, आज जीएस और इंडियन पॉलिटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है कि पढ़ लो, कहीं पछताना ना पड़े। इसका मतलब ये साफ है कि हर एग्ज़ाम में आपके महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करिएगा, पूरा वीडियो देखिए। इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से आप सारी पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेंगी। देखिए दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर लीजिए, क्योंकि इंडियन पॉलिटी और जीएस की जितनी भी वीडियोज़ होंगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो भी मैथ्स और साइंस की वीडियोज़ होंगी, मैं इस पर अपलोड करूँगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आइए आज के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले हम इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करेंगे, फिर टेस्ट क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भारत का महान्यायवादी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने कवर किया है। देखिए, पहला है भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 76 के तहत भारत में महान्यायवादी के पद का सृजन किया गया है। देखिए, सबसे बड़ा और सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि भारतीय के संविधान में किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी पद का सृजन किया गया। तो भाग 5 ये और अनुच्छेद 76, ये दो चीज़ें इस लाइन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए, ठीक ना। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभार। देखिए नेक्स्ट है, महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है तथा भारत सरकार को विधिक मामले पर सलाह देता है। स्पष्ट बिल्कुल है यहाँ से कि भारत के सरकार को अगर कोई विधिक सलाह चाहिए होती है तो उसके लिए ही महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है और वो सरकार को विधिक मामले पर सलाह देता है। वह उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व भी करता है। यानी कि अगर कोई मसला आता है, अगर किसी नागरिक बनाम भारत सरकार का मामला आता है जिसमें कि प्रतिनिधित्व करना है, तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों में ही आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पद बनता है सुनवाई हेतु, ठीक है ना। अगला पॉइंट है, अनुच्छेद 76(1) के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखिए, आमतौर पे तो क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शंस आपको दिए रहते हैं जिसमें कि एक राष्ट्रपति होता है, हम राष्ट्रपति को टिक कर देते हैं। अंदरूनी बात यह है कि महान्यायवादी की नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद, देखिए ना, यानी कि जो कैबिनेट होती है, संघीय मंत्रिपरिषद होता है, उसकी सलाह पर ही राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक ना। देखिए अगला पॉइंट है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। देखिए, प्रसाद पर्यंत का क्या मतलब होता है? प्रसाद पर्यंत का मतलब कि राष्ट्रपति जब चाहे इनकी नियुक्ति करे और जब चाहे इनको पदस्थ कर सकता है, अपने पद से हटा सकता है। इस वजह से कहा गया कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपना पद धारण कर सकते हैं, ठीक ना। और कोई विधि से आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपने पद से मुक्त नहीं कर सकते। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करता है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, पॉइंट है एक्चुअली। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करता है जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखती है। यानी कि वे सारे गुण, वो सारी योग्यताएं, वो चीज़ें इसमें विद्यमान होती हैं जो कि भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश में होती हैं, ठीक है ना। अगले पर बढ़ते हैं। देखिए, सातवां है आपका टॉपिक, इसमें सातवां पॉइंट जो है वो ये है कि अनुच्छेद 76(2), ठीक है ना। अनुच्छेद 76(2) के अनुसार महान्यायवादी का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित विषयों पर विधिक सलाह दे। यानी कि राष्ट्रपति अगर कोई टॉपिक रखता है, यदि कोई जो सूचना है या फिर कोई विषय है जिसपे कि विधिक सलाह की आवश्यकता है, अगर राष्ट्रपति कहता है तो निश्चय ही महान्यायवादी को उस पर अपनी विधिक सलाह देने के लिए बाध्य होना पड़ता है, ठीक ना। 8वां पॉइंट है, अपने कृत्यों के निर्वहन हेतु महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है। यानी कि अटॉर्नी जनरल चाहे तो वो कोई भी उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, उसमें अपनी सुनवाई करने का, सुनवाई रखने या अपनी चीज़ों को उसमें रखने का अधिकार होता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट है आपका अनुच्छेद 88 के तहत। देखिए, अनुच्छेद से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे, पॉइंट्स होंगे, आपके जरूर ही इंपॉर्टेंट होंगे। अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी को यह अधिकार दिया गया है कि वह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है तथा विचार व्यक्त कर सकता है, किंतु मतदान नहीं कर सकता। देखिए, इंपॉर्टेंट है, वो संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही में भाग भी ले सकता है, अपने विचार भी रख सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, यदि लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति करनी हो तो उसमें सिर्फ लोकसभा के सदस्य भाग लेंगे, ना कि अटॉर्नी जनरल, यानी कि भारत का महान्यायवादी उस मतदान में भाग नहीं ले सकता है। अगला पॉइंट है,
महान्यायवादी को संसद की संयुक्त बैठक या संसद की समिति ने भी मताधिकार के बगैर बोलने और उसकी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है। देखिए यहाँ पे जैसे कि संसद में जो बात थी वही यहाँ पे समिति में भी है, संयुक्त बैठक या संसद की समिति में मताधिकार नहीं है लेकिन उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार इसको है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। महान्यायवादी को सलाह देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए जाते हैं। देखिए भारत सरकार को जब कोई विधिक सलाह चाहिए होती है तो महान्यायवादी से संपर्क किया जाता है या महान्यायवादी उसके लिए नियुक्त किया जाता है। यदि महान्यायवादी को कोई सलाह प्राप्त करनी हो तो उसके लिए एक सॉलिसिटर जनरल और 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की भी नियुक्ति की जाती है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये रहा महान्यायवादी के बारे में यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कुछ संक्षिप्त तथ्य। अब आइए कुछ टेस्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला टेस्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। तो जैसा कि मैंने आपके फैक्ट्स का पहला ही पॉइंट था कि 76 आर्टिकल 76 के अकॉर्डिंग ही महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, तो सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है। दूसरा है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो देखिए भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी जो होता है भारत का महान्यायवादी होता है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाता है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी भी जो कौन है, भारत का महान्यायवादी है, बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। आपको पता चल गया होगा कि भारत का राष्ट्रपति ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करता है आर्टिकल 76 के अकॉर्डिंग, और उसके प्रसाद पर्यंत पर ही महान्यायवादी अपना पद धारण करता है। भारत में वह कौन व्यक्ति है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है। आपने पीछे ही पढ़ा है कि संसद के दोनों सदनों में वो अपनी बात को रख सकता है किंतु मतदान का अधिकार नहीं होता है। तो वो कौन है, भारत का अटॉर्नी जनरल, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से सही हो जाता है। ठीक है ना। अगला पॉइंट है, संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य ना होते हुए भी कौन भाग ले सकता है। सिर्फ मतदान नहीं करेगा लेकिन महान्यायवादी दोनों सदनों में कार्यवाही में भाग ले सकता है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाही में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको एक बार बताया भी था, उदाहरण के लिए कि लोकसभा अध्यक्ष का अगर नियमन करना है, उसकी नियुक्ति करनी है तो लोकसभा सदस्य करते हैं, ना कि मतदान में भाग ले सकता है अटॉर्नी जनरल। तो ये ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल जनरल है। जाहिर सी बात है, हम अटॉर्नी जनरल की बात ही कर रहे हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, देखिए हर प्रश्न में अटॉर्नी जनरल आंसर इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आज हम अटॉर्नी जनरल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं ये यहाँ पे हमने रखा हुआ है। ठीक है ना। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने तथा अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य का अधिकार तो है परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। तो कौन है इसमें, वो अटॉर्नी जनरल होता है। इसका मतलब कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है अटॉर्नी जनरल। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। देखिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करने वालों में से एक राज्यपाल भी आता है किंतु राज्यपाल का यहाँ उल्लेख नहीं है, राज्यपाल ऑप्शन में नहीं है, और जो होता है भारत का महान्यायवादी होता है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से सही हो जाता है। भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन या उनकी समिति की बैठक में अपना वक्तव्य रख सकता है। क्या भारत का महान्यायवादी, तो बिल्कुल वक्तव्य रख सकता है, मतदान नहीं कर सकता, तो बिल्कुल हाँ। तो अब ये रहे आज के हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में इंपॉर्टेंट डिस्कशन और टेस्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, 1 से 2 बार अगर आपने वीडियो देख लिया तो आजीवन आपको ये चीज़ें याद रहने वाली हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों आभास हुआ मुझे कि अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे अभी तक तो आपको ज़रूर वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, इसमें कोई और संशोधन मुझे करने की आवश्यकता हो, आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ दोस्तों इसको सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कर लीजिए ताकि सबको लाभ मिल सके। बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। हम आपके लिए हर संभव कोशिश करेंगे कि सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो उपलब्ध कराते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।